हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटोप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि हमारी डीएलएड सेमेस्टर 2 की क्लासेस एड्यूटोप पर बिल्कुल रेगुलर चल रही हैं और राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ आपको यहाँ पर कराई जा रही है। पेपर 1 जो है आपका एजुकेशन का, उसका सिलेबस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और पेपर 2 ये हमारा चल रहा है, जो कि है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। एजुकेशन का पेपर 2 है, जो कि आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है इसका। तो जितने भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे कवर, 41 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे, ठीक है। देखिए, जो मैकाले था उसने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। सबसे बुरा परिणाम उसका ये हुआ कि हम अंग्रेजी शिक्षा पा करके पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके और अपनी संस्कृति को भुला बैठे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। आज के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लोगों को अपनी मातृभाषा हिंदी से शर्म आती है और वो इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा महफूज हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि किस तरीके से इसने हमारी संस्कृति की जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया है, एक तरीके से, है ना। तो कितनी चालाकी से मैकाले ने ये काम किया। दूसरा दोष इसका ये था कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया था और भारत में ऐसी और भी भाषाएं हैं जो विकसित और समृद्ध थी, लेकिन मैकाले को सभी भारतीय भाषाएं गंवारू और घटिया मालूम होती थी। ये उसकी भूल थी। मैकाले के इस आरोप के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया और अंग्रेजी भी जनसाधारण की भाषा नहीं बन सकी। पता क्या हुआ इसमें, पूरी तरीके से इंग्लिश भी हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हुई और जो हमारी हिंदी है वो भी लोग भूलते चले गए। तो क्या हुआ फिर, धोबी का कुत्ता हो गया ना, न घर का न घाट का। पूरे तरीके से ये कह दो कि लोगों में आपस में अलगाववाद पैदा कर दिया इस चीज़ ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई, इसके 2 लक्ष्य लिखे। तो जो नवी पंचवर्षीय योजना आई थी 1997 और 2002 के ड्यूरेशन में, उसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना और बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। अब देखिए, पुनर्वास क्या होता है, किसी भी चीज़ को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना ही कहलाता है पुनर्वास। तो जो चाइल्ड लेबर है, जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी 14 साल की आयु कंप्लीट नहीं हुई है और वो काम करने लगते हैं, ठीक है, गरीबी की वजह से या और भी कारण हो सकते हैं, उसी को बोला जाता है चाइल्ड लेबर। अब इसमें पूछ रहे हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि हम इस परियोजना को अपने यहाँ पे चलाएं। तो देखिए, प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि कितने हमारे यहाँ पे चाइल्ड जो हैं वो काम कर रहे हैं इस तरीके से। फिर उनकी कठिन परिस्थितियों से उसे निकाल करके ब्रिज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002-7 के बीच में ड्यूरेशन में रही, उसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 साल के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश कराया जाएगा, ये कहा गया उसमें। दूसरी चीज़ उसमें ये बोली गई कि 9 से लेकर 14 साल के बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए सम्मिलित किया जाएगा। इससे आगे फिर उन कार्यक्रमों और विभागों का प्रभावी समन्वय होगा जिसके द्वारा गरीब माता पिता और श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वो अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएं।
फिर है बाल अधिकार या बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। कालांतर में तय किया गया और अधिक जनपदों में एनसीएलपी संचालित की जाएगी। ठीक है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड का घोषणा पत्र, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। और इसको शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि इसने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षक और प्रशिक्षक, विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया था। दूसरी चीज़, इन्होंने पहली बार ये अनुभव किया कि भारतीयों की जो शिक्षा का दायित्व है वो सरकार पर है। तीसरा, इन्होंने चेन्नई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जो कि लॉर्ड मैकाले ने दिया था कि बस उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो और जो शिक्षा है वो छन छन के निम्न वर्ग में अपने आप चली जाएगी। फिर इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई और प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया उसमें। फिर घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया और उद्देश्य उसके निर्धारित किए गए। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया गया। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्र को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। भारतीय भाषाओं में पुस्तक लिखवाने की व्यवस्था की गई। भारतीय शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान की ओर भी ध्यान दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं घोषणा पत्र के बारे में। ठीक है, वुड के घोषणा पत्र के बारे में। और भी उन्होंने चीज़ें कही थी कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी स्वीकार किया जाए और उसको भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। अब जो जेम्स थे उन्होंने घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा में जो भी इससे पहले हुआ है वो इसकी ओर संकेत करता है कि इसके उपरांत हुआ वो इस तरफ संकेत करता है और जो इसके बाद में हुआ है वो इसी से निकलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आज भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में है वो कहीं ना कहीं पीछे से ही बेसिक से चलती हुई इसी से चलती हुई आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम लर्निंग लेवल। देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है न्यूनतम। इसका अर्थ जान लेते हैं। न्यूनतम का अर्थ है उस कौशलता से कि जो निश्चित कक्षा के छात्रों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। सपोज़ कोई बच्चा कक्षा 3 में है और उसको जितने भी कक्षा 3 के टॉपिक है वो सभी आ जाने चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें अधिगम का मतलब क्या है? सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन हो जिससे वो स्वयं को समाज में समायोजित कर सकें। थर्ड है फिर स्तर का मतलब है बच्चा जिस भी स्तर का है, जैसे कि सपोज़ कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र का जो स्तर है वो कक्षा 7 के पाठ्यक्रम को तैयार करना और उसमें निपुण होना है, ना कि वो कक्षा 8 के स्तर को पढ़ सकता है। राइट। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। जैसे कि उदाहरण, मोहन कक्षा 7 का छात्र है, उसके लिए बोर्ड द्वारा निश्चित किया गया कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा और उसे इस सत्र में मेहनत करके 7वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही उसका क्या कहलाएगा? न्यूनतम अधिगम स्तर। आधुनिक समय में देखा जा रहा है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर लगातार गिरता जा रहा है। छात्र में पढ़ने की रुचि जो है उसके अभाव के कारण परिणाम स्वरूप कक्षाओं में गुणात्मक सुधार की संभावना कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं विद्यालयों में अधिगम स्तर बहुत अधिक और कहीं पर बहुत ज़्यादा निम्न है। अब इसके कारण क्या है? इसलिए भी है सभी छात्रों के लिए समानता को ध्यान में रखकर एक स्तर को निर्धारित किया जाए जिससे कि अपव्यय और अवरोधन जैसी ज्वलंत समस्याओं का समाधान आराम से हो जाए। अपव्यय और अवरोधन किसने दिया था? हर्टाग समिति ने। ठीक है, बहुत बार ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है फिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों है न्यूनतम अधिगम स्तर की। एक तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या को रोकने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें छात्र के स्तर में अंतर करने के लिए। ठीक है,
जैसे कि सपोज़ दैट न्यूनतम अधिगम स्तर की जो आवश्यकता है वो छात्रों के स्तर में अंतर पाए जाने के कारण निरंतर स्वीकार की जाती है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के जो शैक्षिक स्तरों में अंतर पाया जाता है, अतः जिस प्रकार शैक्षिक अवसरों में समानता का अधिकार है, उसी तरह शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर में समानता होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के स्तर और उत्तीर्ण होने की संख्या में भी वृद्धि की जा सकेगी। नेक्स्ट है फिर शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। अब वर्तमान समय में जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। जब तक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम अधिगम स्तर लागू नहीं होगा, शिक्षा का स्तर में सुधार लाना संभव नहीं है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को किस स्तर पर किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाना है, इसका निर्धारण आवश्यक है। इसलिए न्यूनतम अधिगम स्तर होना ज़रूरी है। उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखकर 1986 की शिक्षा नीति में क्रियान्वयन योजना में इस बात को रखा गया कि प्रत्येक स्तर पर छात्रों के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किए जाएंगे और उस पर उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इसके लिए इस तथ्य का निरीक्षण भी करना आवश्यक है कि हमारे द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम स्तर तैयार किया है उसे छात्र पा भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पा रहे हैं तो उन कारणों का पता लगाना है और उन्हें दूर करने का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के आज्ञा पत्र का भारत के इतिहास को किस प्रकार इसने एक नई दिशा दी है। अब देखिए, जो मैकाले के विवरण पत्र से भारत के पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निस्यंदन सिद्धांत क्या है। देखो, निस्यंदन सिद्धांत मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। लॉर्ड मैकाले ने दिया था ये, जिसको छनाई का सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए, उसमें से शिक्षा छन छन के अपने आप निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी और हमें निम्न वर्ग को शिक्षित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, लेकिन जो मेन इसका निचोड़ है वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए क्या सुझाव दिए गए। अगर प्राथमिक शिक्षा का स्तर उठाना है तो उसमें क्या सुझाव दिए गए। सबसे पहली बार शिक्षा को प्रथम बार विशेष महत्व मिला इसमें। दूसरी चीज़, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना 10+2+3 जो है वो अपनाने पर पूरे तरीके से जोर दिया गया। ठीक है। थर्ड, फिर राष्ट्रीय व्यापी पाठ्यक्रम की रचना हुई, पूरे तरीके से मतलब पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया। फिर है शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल, चाहे कोई महिला है, अनुसूचित है या फिर किसी और जाति का है, अल्पसंख्यक है, विकलांग है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी वर्ग का है, सभी को समान शिक्षा का, समानता का अधिकार हो। फिर केंद्र सरकार की भागीदारी इन्होंने कर दी कि जो शिक्षा है वो राज्य के अलावा, मतलब राज्य की जो जिम्मेदारी है पहले से वो समाप्त हो जाए और विशेषता और जो केंद्र सरकार है वो उस चीज़ में भागीदारी निभाए। ठीक है, मैंने आपको मेन पॉइंट समझा दिए हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं बताइए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। दूसरा, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अप्रशिक्षित और स्नेहविहीन अध्यापक, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था, अभिभावकों की अज्ञानता, अनुसंधान और नव आचारों की कमी। ठीक है, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं प्राथमिक स्तर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। देखिए, सार्वभौमिकरण का मतलब ये है कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो। एक तो ये ज़रूरी है स्व शिक्षा के लिए, नेसेसरी फॉर सेल्फ एजुकेशन। दूसरी चीज़,
दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ये ज़रूरी है, जैसे अपने घर का हिसाब किताब रखना, चीज़ों को खरीदना बेचना, समाचार पत्रों से देश विदेश के बारे में जानकारी रखना और सीखना। दूसरी थर्ड पॉइंट है हमारा साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा और उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका जो परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, वो भी लाभान्वित होगा और वो अपने परिवार और समाज के प्रौढ़ों को भी साक्षर बनाने का प्रयास कर सकता है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, वो अपने आसपास में भी लोगों को उसी तरीके से टैकल करते हैं, उसी तरीके से प्रभाव पड़ता है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्ति के विकास के लिए। अब जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, अगर व्यक्ति का विकास करना है तो उसके लिए भी, समाज को एक नई दिशा देने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। देखिए जो NCF 2005 है उसके बारे में बेसिकली हमें यहाँ बात करनी है। तो जो शिक्षा ज्ञान का स्रोत ही नहीं है बल्कि एक सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही है कि निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सर्जन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के स्थान पर बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराएं और अवलोकन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जो है वो गतिमान रहे। फिर इन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर उसे पहचानने और स्वीकार करने की दक्षता हो। प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता और अनुभव को मान्यता दी जाए। बच्चे के अनुसार शिक्षण विधि आयोजित की जाए जिससे सभी बच्चों में सीखने के अवसर उपलब्ध हों। बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। तथ्यों और सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता हो। कार्य अनुभव की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बच्चे के व्यवहारिक अनुभव और अकादमिक ज्ञान का सामंजस्य करने में दक्षता हो। क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के मूल्यांकन और अवलोकन की दक्षता भी जो है वो होनी चाहिए। तो ये सारी बातें NCF 2005 में की गई थी। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये सारे मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं NCF 2005 ने दिए थे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम 51 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। लगभग इसमें 100 के अप्रोक्स क्वेश्चन हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि अगले 3 से 4 दिन में हमारा जो ये सब्जेक्ट है पेपर 2 आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसका सिलेबस भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे 3 सब्जेक्ट पूरे तरीके से हो जाएंगे कंप्लीट। हिंदी सब्जेक्ट, पेपर 1 है आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, वो भी कंप्लीट है। और फिर ये जो थर्ड है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट हमारे पूरे तरीके से फिनिश हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन की। ठीक है, वो आपका पेस ऑफ लर्निंग है कि आप किस इफ़ेक्टिव तरीके से रिवीजन करते हैं और चीज़ों को दिमाग में बैठाते हैं, ग्रैब करते हैं। ठीक है भाई, तो सभी बच्चों से आशा करती हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।